नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की इस खास खबरों के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में जानेंगे सीजीआई पर जूता फेंकने वाले शख्स पर कब होगी कार्रवाई, रायबरेली घटना पर क्यों गुस्साए राहुल गांधी, एनडीए में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा घमासान, एसआईआर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, यूएन में पाकिस्तान को लेकर क्या बोला भारत। मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। सीजीआई पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। सोनिया गांधी बोली, हमला केवल सीजीआई पर नहीं बल्कि संविधान पर। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस इंडिया अलायंस का साथ दिया आज वही उंगली उठा रहा। सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा, योगी के बुलडोजर को क्यों रोक रहा कोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच 7 विमान मार गिराए गए। सुप्रीम कोर्ट बोला, 3,67,000 वोटर्स की जानकारी दे चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ने कहा, फाइनल लिस्ट में ज्यादातर नए मतदाता जोड़े गए, कुछ पुराने नाम भी। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सीजीआई पर जूता फेंकने वाले शख्स पर कब होगी कार्रवाई। ये कैसा वक्त आ गया है कि देश के चीफ जस्टिस पर कोर्ट रूम के अंदर जूता फेंका जाता है और फिर इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले वकील का ऐसे इंटरव्यू लिया जाता है मानो उसने कोई वीरता का पदक जीत लिया हो। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा कि सीजीआई के भगवान विष्णु पर दिए गए बयान से वो आहत था। उनके एक्शन पर ये मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था, जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। वहीं एक बार आप खुद देखिए और खुद सुनिए कि कैसे ये व्यक्ति बिना किसी अफसोस के अपनी हरकत को सही ठहरा रहा है। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में ही 3 घंटे लगातार पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की है। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा था कि यह वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने कहा कि ऐसा असंयमित व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है और न्यायालय और वकील समुदाय के बीच पारस्परिक सम्मान की नींव को हिलाता है। कोई भी ऐसा कार्य जो इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, न केवल संस्था को बल्कि हमारे राष्ट्र में न्याय के ताने बाने को भी क्षति पहुंचाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और चीफ जस्टिस के साथ जो घटना हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके दुख भी प्रकट किया है और कंडेम भी किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने सरकार के ओर से अपना दुख जताया और कहा ये कि ये देश के लिए बहुत दुखद घटना है और इस तरह के जो घटनाएं होते हैं उसको सब मिलकर के खंडन करना चाहिए। तो ये सरकार का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हम लोग सबका भावना है, उसको प्रकट किया है। इस देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सिरफिरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर आता है, चीफ जस्टिस पर जूता मारने की कोशिश करता है और इस देश का मीडिया उसका महिमा मंडन कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, और वो इतनी बिल्कुल बेहयाई से, बेशर्मी से कह रहा है उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, उसको संविधान का कोई डर नहीं है। असलियत यह है कि ये वही मानसिकता है जो दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी
सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? अगर इस देश में उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्योर नहीं है तो कौन है? कल भी जब ये वारदात हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने, इस देश ने एक स्वर में इसकी निंदा करी, चाहे वो खारगे जी हो, वो सोनिया जी हो, वो राहुल जी हो, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, हमारे सारे मुख्यमंत्री, स्टालिन जी, मतलब किसने इसकी निंदा नहीं करी? 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ के एक रस्म अदायगी के लिए निंदा कर दी, लेकिन किस बीजेपी नेता ने इसकी निंदा करी थी उसके पहले? कानून मंत्री का बयान नहीं आया, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे ये देश में हो सकता है? और ये करने के बाद उसको ऐसे मंच दिया जा रहा है जैसे वो आजादी की लड़ाई जीत कर आया, उसका महिमा मंडन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उन प्लेटफॉर्म्स को जो उसको इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। रायबरेली की घटना पर क्यों गुस्साए राहुल गांधी? तो रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम के एक दलित युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। युवक को पीटते हुए भी कई वीडियो सामने आए जिसमें वो राहुल गांधी का नाम लेता हुआ नजर आया, जिस पर भीड़ में से निकला एक शख्स ये कहता है कि यहाँ सब बाबा के समर्थक है। और इस घटना के बाद राहुल गांधी ने शख्स के परिवार से भी बातचीत की थी। वहीं अब राहुल गांधी ने कहा कि हरिओम वाल्मीकि की हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को इस समय की सरकार का साथ मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि अब देश में संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। राहुल ने साफ किया कि देश संविधान से चलेगा, भीड़ की मनमानी से नहीं। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी इस क्रूर हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये घटना देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है और दलित समुदायों पर कलंक है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध बढ़ गए हैं। हिंसा सबसे ज्यादा उन लोगों पर हो रही है जो समाज में कमजोर और कम प्रतिनिधित्व वाले हैं। उन्होंने हाथरस, उन्नाव, रोहित वेमुला की मौत, आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना और पहलू खान अखलाक की हत्या जैसे कई मामलों का जिक्र किया। उनका कहना है कि ये सभी घटनाएं सत्ताधारी शक्तियों की बढ़ती संवेदनहीनता को दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग और बुलडोजर की कार्रवाई अब हमारे देश की डरावनी पहचान बन गई है। कांग्रेस ने सभी नागरिकों से इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है ताकि हर भारतीय को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। क्योंकि ये चिट्ठी जरूरी है, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल जी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में और खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया है हरिओम की जिस तरह से पीट कर रायबरेली में हत्या हुई उस पर, और जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। कौन भूला अभी तक रोहित वेमुला को? कौन भूला है अखलाक को? और क्या वो वारदातें बंद हो गई हैं इस देश में? लगातार एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की हिमाकत बीजेपी का नेता करता है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा घमासान? बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। सीट बंटवारे पर अंतिम मंथन चल रहा है। इस बीच बिहार में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। सुबह चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर से गठबंधन का इशारा किया था तो दोपहर के बाद धर्मेंद्र प्रधान उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। महागठबंधन के खेमे में भी थोड़ा बहुत पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर आई है कि सीपीआई माले ने आरजेडी के सीट बंटवारे के ऑफर को ठुकरा दिया। इस बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने साफ किया है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी गिरिराज सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद भी कई अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया पोस्ट 6 और 11 एनडीए 9-2-11 लिखा गया, यानी हर ओर से वार पलटवार हो रहा है। वहीं चुनाव का टिकट मिलने और कटने को लेकर भी इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। वहीं कल बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने सीट शेयरिंग पर क्या कुछ बोला है, जरा एक बार सुनिए। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से इस तैयारी में जुट गई थी और आपने देखा होगा कि हम लोगों का बूथ लेवल, विलेज लेवल वर्कर से लेके राज्य के सभी नेता, देश भर के जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी का यहाँ 2 सप्ताह तक
SIR के खिलाफ दौरा हुआ, जिसमें भरपूर समर्थन मिला। प्रियंका जी का मोतिहारी में बड़ी रैली हुई। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी यहाँ बैठ के मीटिंग की और सारे रणनीति बनाए गए। तो हम लोग तो पहले से तैयार थे और अच्छा डेट आया है। सभी पर्व त्यौहार बीत जाने के बाद दीपावली, छठ के बाद का डेट है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। सीट शेयरिंग कब तक समाप्त हो जाएगा? कितनी सीटों पे कांग्रेस? सीट शेयरिंग प्रायः समाप्त हो चुका है। 2-4 सिंह जो टीदिंग प्रॉब्लम अंत में रहता है वही है, वो करके 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगा। एनडीए तो काफी आश्वस्त है कि हम ही जीतेंगे, हमने बहुत काम किया है, मेट्रो बनाया है, स्टेडियम बनाया है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को रोक थोड़ी ही है। हसीन सपने देखते रहें, लेकिन उनका जनाधार खिसक चुका है, जमीन खिसक चुका है। महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यादव कह रहे हैं कि 14 तारीख को ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए, नीतीश कुमार से लोगों को छुटकारा मिलेगा, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तो सच है कि मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और जिस तरह से राजपाट चल रहा है, भगवान भरोसे। सीएम फेज को लेकर जाएगी एनडीए? सीएम फेज को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों के लिए ये न्यूज हो सकता है, हम लोगों के लिए तेजस्वी यादव ही रहेंगे और कौन रहेंगे। यूएन में पाकिस्तान को लेकर क्या बोला भारत? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पाकिस्तानी अधिकारी ने आरोप लगाया कि कश्मीरी महिलाएं सालों से यौन हिंसा का शिकार हो रही हैं। इस आरोप पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। हरीश ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। दुनिया पाकिस्तान के इस झूठे प्रचार को अच्छी तरह समझती है। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि वो एक ऐसा देश है जो नरसंहार और सामूहिक बलात्कार करता है। हरीश ने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र किया। वहीं जो अब बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने उस समय 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और लाखों नागरिकों का नरसंहार किया था। भारत ने साफ कहा कि ऐसे अमानवीय अपराध करने वाले देश को दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं। भारत ने एक बार फिर अपना रुख दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और देश और हमेशा रहेगा। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों में से एक है। जो देश धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर अपने ही देश में अत्याचार करता है, वो दूसरों को मानवाधिकार का पाठ नहीं पढ़ा सकता। SIR पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? बिहार में SIR के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है, उसमें से 3,67,000 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि हटाए गए लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में मुख्य रूप से 2 बातें कही। जिन 3,67,000 लोगों के नाम हटे हैं, उन्हें ना तो कोई नोटिस भेजा गया और ना ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी है वो साफ नहीं है, जैसे जेंडर या उम्र के हिसाब से डेटा नहीं मिलता। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सीधे तौर पर यह है कि वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से बाहर कर दिया गया, जिसे कुछ लोग वोट चोरी का हंगामा बता रहे हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण से सीधा सवाल पूछा है कि आप किसके लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो लिस्ट से नाम हटने पर कोर्ट तक नहीं आएंगे। उन्होंने व्यंग में ऐसे लोगों को एलियन कहा। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ दावे कर रहे हैं, इसलिए इनसे हलफनामा लिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे NGO शोर मचा रहे हैं, जबकि हर राजनीतिक पार्टी को लिस्ट सौंप दी गई है। कोई व्यक्ति खुद शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं आ रहा। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए आयोग को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। कुछ वकीलों ने मांग की कि इस मामले से जुड़े सभी केसों को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।